हाँ जी, तो स्टूडेंट्स एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहा जाता है। ये रही हमारी वीडियो बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर के बारे में। तो ये मैंने उसकी शेप ड्रा किया। आपने इसको बैंड पास फ़िल्टर से मीन्स के क्या करना है जी, इसको उसके साथ कंपेयर करके आपने समझना है। तो लिहाजा ऊपर ही बैंड पास फ़िल्टर की शेप भी बनी हुई है। आप देखिए इसमें क्या है जी, इसमें 2 साइकिल लिए गए हैं फ्रीक्वेंसी के। आपको पता है हमारे पास जो साइकिल होता है मेन फ्रीक्वेंसी का साइकिल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 1 में हमने से पढ़ा था, वो एक साइकिल ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट साइकिल था उसका हाफ हिस्सा उन्होंने लिया हुआ, यानी कि आपको पता है इसके आध हिस्से में लास्ट में जाके हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और न्यू साइकिल के शुरू में हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे कहीं पे हायर होगी। तो ये इसने क्या किया हुआ है, यानी प्रीवियस हाफ साइकिल लिया हुआ है और न्यू साइकिल उसने एक मुकम्मल लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का। तो ये कोई ना कोई सर्किट है जो बाइसिंग कर रहा है और उसका एक एक्टिव रीजन है, एक हमारे पास कट ऑफ रीजन है। ठीक है, यही चीज़ वो बताना चाह रहा है। अब वो कहता है कि आप ज़रा ध्यान करें कि ये दोनों पास बैंड है। पास बैंड किसे कहते हैं, जब आपका मतलब कि जो होता है आपके पास सर्किट या ट्रांजिस्टर वो बायस कर रहा होता है, मतलब वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा होता है। और ये जो स्टॉप बैंड है, अब स्टॉप बैंड यहाँ पे क्या है जी, जब हमारी मतलब कि फ्रीक्वेंसी यानी कि गेन फॉल कर जाती है, ये जो आपको गेन नज़र आ रही है जब फॉल कर जाती है, तो इसका मतलब होता है उस वक्त हमारा जो सर्किट होता है यानी कि ट्रांजिस्टर होता है वो बायस नहीं कर रहा होता, वो कट ऑफ रीजन में जा चुका होता है। तो स्टॉप बैंड कैसे हम मालूम कर सकते हैं, यानी स्टॉप बैंड की विड्थ, वही चीज़ें हम दोबारा इसमें रिपीट करने वाले हैं, लेकिन ये बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर के लिए है। तो इसमें इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर की आप डेफिनेशन बहुत ईजीली लिख सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, द एरिया इन विच ऑल द फ्रिक्वेंसीज आर स्टॉप्ड। ठीक है, यानी वो एरिया जिसमें सारी फ्रीक्वेंसीज स्टॉप कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर कहा जाता है। तो आपने स्टूडेंट्स मुझे खुद बताना है इसमें हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मतलब इतने एरिया का हमने क्या निकालना है। ये अब जैसे पहले मतलब इतना एरिया क्या था, एफ नॉट था, वैसे ये भी एफ नॉट है। एफ नॉट इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हम स्टॉप बैंड की क्या निकालना चाहें, बैंड विड्थ निकालना चाहें, तो एफ एल है हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या है, एफ एल है, मतलब टोटल अभी तक कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए यानी एफ एच से लेके एफ एल तक, तो हमें क्या करना होगा, टोटल में से एफ एच अगर हम इतना एरिया माइनस कर दें, यानी इतना एरिया एफ एच बनता है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो हमें कितना एरिया मिल जाएगा, सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा। तो चले आए जी, बस फार्मूला हमारा डेवलप हो गया, यानी कि एफ एल माइनस एफ एच। तो ये फार्मूलाज आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। पास बैंड आपको पता है सिंपल हमारा कह ले कि वही रीजन है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पास बैंड में क्या होता है जी, सिंपल हमारे पास क्या होता है, साइकिल होता है, यानी कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आगे ही हमेशा पाई जाती है, तो एफ एच माइनस एफ एल करना होता है। तो इस तरह से अगर आप बैंड पास फिल्टर याद रख लेंगे तो आपको बैंड रिजेक्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि बैंड रिजेक्ट उसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी क्या होगा जी, एफ एल माइनस एफ एच होगा, इसमें से लोअर में से क्या होगा जी, हायर माइनस होगी। तो ये बैंड विड्थ का फार्मूला आ गया। इसमें क्यू जो हमारे पास होता है ना स्टूडेंट्स, क्यू यानी कि हमारा ये जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है वो बराबर होता है एफ नॉट डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। अब आप बोलेंगे सर ये तो वही फार्मूला, तो बिल्कुल जी, बस एक ही चीज़ का फ़र्क आता है, वो है बैंड विड्थ। बाकी सारे फार्मूलाज एज इट एज होते हैं, यानी कि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का भी यही फार्मूला होता है, एफ एल और एफ एच का मल्टीपल और अंडर रूट, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हर्ट्ज का स्केयर यूनिट आ जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी कभी भी हर्ट्ज स्केयर के यूनिट में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ हर्ट्ज होती है, लिहाजा स्केयर रूट लेने से सिर्फ हर्ट्ज रह जाएगा। तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला आ गया। बस एक चीज़ हमने बतानी है लास्ट में कि अगर Q हमारा स्टूडेंट्स, ये भी कंडीशन सेम है, अगर Q लेस देन या इक्वल टू 10 आ जाता है तो आपके पास क्या होगा जी, देखें जब Q की वैल्यू कम आएगी तो बैंड विड्थ की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि हमारे पास वाइड रेंज। अब यहाँ पे चल मैं लिख देता हूँ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, मीन्स कि इसकी जो रेंज होगी वाइड होगी। अगर क्यू हमारा जो है ग्रेटर देन 10 आ जाता है, यार खीरे हमने नहीं लेने यार, क्या तूने तंग किया हुआ है। तो लिहाजा अगर क्यू हमारा ग्रेटर देन 10 आ जाता है तो आपके सामने जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो बैंड विड्थ की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये आपस में क्या रखते हैं, इनवर्स रिलेशन रखते हैं। तो लिहाजा इस सीन में हम क्या लिखेंगे, नैरो।
नैरो रेंज मतलब एज इट एज बाकी सारा नैरो रेंज बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर। तो इस तरह से मतलब कि हमारे ए बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर के भी थीसिस क्लियर होते हैं। मैंने आपको बहुत मतलब ईजी करके बताया, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसे आप याद कीजिएगा, इनके फार्मूलाज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। काफ़ी आसान तरीका है इनको जहन में रखने का। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़िंदगी रही तो स्टूडेंट्स लाजमी रिव्यू छोड़ के जाइएगा। कमेंट सेक्शन में एक ही आपसे इल्तिजा होती है जो आप पूरी नहीं करते, तो यार दिल को दुख होता है। मेहनत करने के बावजूद आप अपनी इल्तिजा हमारी पूरी नहीं करते।